हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याओं यानी इररैशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। हम अपनी पिछली कक्षाओं में संख्याओं और उनके प्रकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। थोड़ा और समय लेकर एक बार फिर से उन्हें दोहरा लेते हैं। शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर से। यह वह संख्याएं हैं जो संख्या का नाम लेते ही दिमाग में आती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। इसे हम प्रतीक n से प्रकट करते हैं। अब इनमें एक संख्या जोड़ते हैं 0, तो यह श्रृंखला कहलाएगी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, जो कुछ इस प्रकार हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, जिसे प्रतीक W से प्रकट किया जाता है। संख्याओं में अगर प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इत्यादि भी लें तो वह समूह कुछ इस प्रकार का बनेगा। इन्हें हम पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहते हैं और प्रतीक Z से प्रकट करते हैं। क्या आपके मन में यह ख्याल नहीं आया कि इंटीजर्स को हम प्रतीक Z से क्यों प्रकट करते हैं, ना कि I से? Z जर्मन शब्द ज़ेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और ज़ेहल इस शब्द का अर्थ है संख्या। हम देख चुके हैं कि इन संख्याओं को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर कैसे दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की यानी रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिसे हम P/Q से दर्शाते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q शून्य नहीं है। इसे हम प्रतीक Q से प्रकट करते हैं, जो अंग्रेजी शब्द कोशंट यानी भागफल से लिया गया है। दोस्तों, लेकिन भागफल ही क्यों? क्योंकि P/Q एक भिन्न है जो हमें भागफल देता है। दोस्तों, अगर परिभाषा पर ध्यान दें तो ऐसा क्यों कहा गया है कि Q शून्य नहीं होना चाहिए? और क्या अब तक देखी गई संख्याओं को परिमेय संख्याएं कह सकते हैं? जी हाँ, हम इन सभी संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, जैसे कि 30 को 30/1, ऋण 5 को ऋण 5/1। यहाँ अंश P तथा हर Q दोनों पूर्णांक हैं, यानी यह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यह सभी भिन्न 3/2, 24/16, 15/10, 30/20 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित हैं? यह सभी तुल्य भिन्न हैं और इनका मान 3/2 ही है, जो संख्या रेखा पर यहां स्थित होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का P/Q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता है, और इसलिए जब हम P/Q को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो हम मान लेते हैं कि Q शून्य नहीं है और P और Q का एक से अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात P और Q असहभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स हैं। क्या इनके अलावा कोई और भी संख्याएं बची हैं? क्या ऐसी भी संख्याएं हैं जिन्हें हम परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं दर्शा सकते? जी हाँ, ऐसी भी अनगिनत संख्याएं हैं जिन्हें हम परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 15 का वर्गमूल, पाई या 3 का घनमूल, 5 का घनमूल इत्यादि। और ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं यानी इररैशनल नंबर्स कहते हैं, जिन्हें हम प्रतीक Q' से प्रकट करते हैं। दोस्तों, क्या आप सोच रहे हैं कि सभी संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं? जी नहीं। जैसे कि करनी में 4 जो होता है 2, और 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए करनी में 4 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह करनी में 9, करनी में 16, करनी में 25 भी परिमेय संख्याएं ही हैं। और अब घनमूल की बात करें तो 8 का घनमूल होता है 2, जो एक परिमेय संख्या है, इसलिए 8 का घनमूल एक परिमेय संख्या है। उसी तरह 27 का घनमूल, 64 का घनमूल, 125 का घनमूल भी परिमेय संख्याएं ही हैं। जो संख्याएं पूर्ण वर्गमूल यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स या पूर्ण घनमूल यानी परफेक्ट क्यूब रूट्स होती हैं, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं का उचित या पूर्ण वर्गमूल, घनमूल इत्यादि नहीं होता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं का पता सबसे पहले ग्रीस के महान गणितज्ञ
और पाइथागोरस के अनुयायी क्रोटोन के हिपैक्स ने लगाया था और कहा था कि यह वह संख्याएं हैं जिन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उन्होंने सिद्ध किया था कि कर्णी में 2 यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद साइरिन के थियोडोरस ने सिद्ध किया कि कर्णी में 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 17 सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं को मिलाकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, जिन्हें हम प्रतीक R से प्रकट करते हैं। यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत केवल 2 संख्याएं हैं, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। चूंकि यह सभी संख्याएं वास्तविकता में उपलब्ध हैं, इसलिए इन्हें हम वास्तविक संख्याएं और उस संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा यानी रियल नंबर लाइन कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस सत्र में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में चर्चा की और परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याओं यानी इररेशनल नंबर्स के बारे में सीखा। नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में चर्चा की। इस सत्र में हम उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। आपको बताना है कि दिया हुआ कथन सही है या नहीं। आप प्रश्न का जवाब सोचने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं यानी 1, 2, 3, 4 इत्यादि को हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी हम पूर्णांकों के अनुपात के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 इत्यादि। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखना है कि क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक परिमेय संख्या लेते हैं 4/3। क्या यह प्राकृतिक संख्या है? यदि यह 4/3 न होकर 4/2 होता तो उसे हम भाग देकर 4/2 = 2 लिखकर कहते कि यह प्राकृतिक संख्या है। लेकिन 4/3 का सरल रूप है 1.3333 इत्यादि, जो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी यह कथन सही है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। सभी विषम संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बताइए कि यह कथन सही है या गलत। चलिए विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स लिख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इसी प्रकार 27 तक या उसके भी आगे। अब इनके वर्गमूल लेते हैं तो यह संख्याएं कुछ इस प्रकार होंगी, जहां कर्णी में 1, कर्णी में 9, कर्णी में 25 क्रमशः 1, 3 और 5 होंगे, जो कि प्राकृतिक संख्याएं या कह लें कि परिमेय संख्याएं हैं। वहीं बाकी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी सभी विषम संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यह कथन गलत है। वास्तविक संख्याओं में से अगर अपरिमेय संख्याओं के समूह को निकाल दिया जाए तो बाकी बची हुई संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बताइए कि यह कथन सही है या गलत। दोस्तों, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर बनने वाले समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी यह कथन सत्य है। वास्तविक संख्याओं में से अगर अपरिमेय संख्याओं के समूह को निकाल दिया जाए तो बाकी बची हुई संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बताइए कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। आप वीडियो पॉज करके अपना उत्तर सोच सकते हैं। यह प्रश्न परिमेय संख्याओं पर है, तो इसे हल करते समय परिमेय संख्या की परिभाषा ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं पहला विकल्प, ऋण11/3। परिभाषा के अनुसार ऋण 11 और 3 दोनों पूर्णांक हैं और हर शून्य नहीं है, यानी यह एक परिमेय संख्या है। दूसरा विकल्प कर्णी में 81 वर्गमूल के रूप में है, लेकिन 81 का वर्गमूल 9 होता है, जो एक परिमेय संख्या है। तीसरा विकल्प भी वर्गमूल ही है, लेकिन 15 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है।
अब इसी तरह का एक और प्रश्न लेते हैं। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या या संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? आप उत्तर सोचने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला विकल्प, करनी में 27। दोस्तों 27 का वर्गमूल कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अब अगला विकल्प, ऋण करनी में 25। यहां हम 25 का वर्गमूल निकालकर 5 लिखकर फिर ऋण का चिन्ह लगाएंगे, तब यह होगा ऋण 5, जो एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर, 27 का घनमूल। दोस्तों यहाँ हमें वर्गमूल नहीं बल्कि घनमूल पूछा जा रहा है, और 27 का घनमूल 3 होता है, जो एक परिमेय संख्या है। दोस्तों घनमूल और वर्गमूल पर ध्यान दें। चलिए अब लेते हैं आखिरी विकल्प, करनी में 8 गुणे करनी में 2। यहाँ 8 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, करनी में 8 गुणे 2, यानी करनी में 16, जो होगा 4। यह भी एक परिमेय संख्या है। दोस्तों शायद हमें ज्यादातर विकल्प देखने में अपरिमेय संख्याएं दिखाई दी, लेकिन जब हमने बारीकी से निरीक्षण किया तो केवल एक संख्या अपरिमेय संख्या निकली। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस सत्र में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं पर आधारित प्रश्न हल किए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने अपने पिछले वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया और उन्हें पहचानना सीखा, परंतु फिर भी कभी कभी ऐसी असमंजस की स्थिति आ जाती है जब हम गलती कर बैठते हैं। इस सत्र में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। यदि परिमेय संख्याएं पूर्णांकों का अनुपात होती हैं, तो क्या 1/0 भी परिमेय संख्या है? दोस्तों अगर हम परिमेय संख्या की परिभाषा देखें तो वह कहती है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q शून्य नहीं है या नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? 1/0 या किसी भी पूर्णांक बटे 0 का अर्थ होता है कि उस संख्या को 0 से विभाजित करना। क्या आप किसी संख्या को 0 से विभाजित कर सकते हैं? यानी 0 से किसी भी संख्या का विभाजन असंभव है। इसलिए P/Q में जहां Q 0 हो उसे अपरिभाषित संख्या कही जाती है। 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह अपरिभाषित है। चलिए अब अगला तथ्य देखते हैं। हमने वृत्त की परिधि या क्षेत्रफल से संबंधित कई प्रश्न अपनी पिछली कक्षा में हल कर चुके हैं। परिधि और क्षेत्रफल का सूत्र क्रमशः यह है 2πr और πr का वर्ग, और जहां पाई का मान कभी 22/7 या कभी 3.14 दिया गया होता है। पाई का मान होता है 3.141592653 इत्यादि, जिसमें दशमलव के बाद अंक ना दोहराए जाते हैं ना समाप्त होते हैं। या कह लें कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 का दशमलव रूप होता है 3.1428571422857, जो केवल दशमलव के बाद के 2 अंक तक ही समान होती है, और इसका इस्तेमाल करने पर सटीक तो नहीं पर लगभग उत्तर मिलता है। इसका मतलब पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या। जैसे हम प्राकृतिक संख्या 5 को 5/1 लिखकर परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या वैसे ही करनी में 2 को करनी में 2/1 लिखकर कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है? आप इसका जवाब सोचने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार P और Q दोनों पूर्णांक होना आवश्यक है। Q जिसे हमने 1 लिया है वह पूर्णांक है, लेकिन करनी में 2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिखकर परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में। आपका स्वागत है।
इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के बीच स्थित अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे। फाइंडिंग इरैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याओं के दशमलव के बाद के अंक अनगिनत और असीमित होते हैं, इसलिए इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाना कठिन होता है। लेकिन हम यह जरूर बता सकते हैं कि यह किन दो संख्याओं के बीच स्थित हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि हमें 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम 2 के बाद दशमलव अंक लेकर संख्याएं बिना दोहराए और बिना रुके लिखते जाएं, तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी जो 2 से बड़ी और 3 से छोटी होगी, या कह लें 2 और 3 के बीच होगी। क्या आप ऐसी ही कुछ और संख्याएं लिख सकते हैं? आप वीडियो पॉज करके ऐसी ही कुछ संख्याएं लिखने का प्रयास कीजिए। यह सबसे आसान चीज है। यह कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। या आप पहली संख्या में ही अंक बदल बदल कर लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार। वैसे 2 से 3 के बीच का अंतराल काफी बड़ा है। हम इससे भी छोटे अंतराल के लिए यह कर सकते हैं, जैसे 2.7 और 2.8 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर हम 2.7 में 7 के बाद कोई भी संख्या लिख सकते हैं जो न दोहराई जाए और न ही समाप्त हो। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। परिमेय संख्याओं 5/11 और 6/11 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे? यहाँ सबसे पहले हम इन परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप ज्ञात करेंगे और फिर उन्हें ध्यान में रखते हुए दो अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे। 5/11 का दशमलव रूप है 0.454545 इत्यादि, और 6/11 का दशमलव रूप है 0.5454 इत्यादि। इसे आप भाग विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे ही दो अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं जो 0.4545 से बड़ी और 0.5454 से छोटी हो। क्या वह दशमलव संख्या 0.4801 इत्यादि हो सकती है? जी हाँ, दूसरी संख्या आप खुद ज्ञात करें। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस सत्र में हमने परिमेय संख्याओं के बीच स्थित अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखा। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच स्थित अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखा। इस वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे और इस विषय पर अपनी पकड़ और बढ़ाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। परिमेय संख्याओं 1/4, 2/4 और 3/4 इन सब के बीच एक एक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है? हम सबसे पहले भाग विधि से इनके दशमलव रूप ज्ञात करेंगे। 1/4 को भाग विधि से हल करने पर हमें मिला 0.25। क्या आप 2/4 और 3/4 को भी भाग विधि से हल करेंगे? वह भी कर सकते हैं, लेकिन 2/4 और 3/4 को हम 2 कोष्ठक में 1/4 और 3 कोष्ठक में 1/4 भी लिख सकते हैं। यानी 1/4 के मिले हुए दशमलव रूप 0.25 में एक बार 2 से और एक बार 3 से गुणा करके हम बाकी के भी दशमलव संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, जो होंगी 0.50 और 0.75। अब हमें 0.25 और 0.50 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है और 0.50 और 0.75 के बीच 1। यह काफी आसान है। दोनों संख्याओं के बीच काफी अंतर है। आप 0.3 या 0.6 से शुरू करते हुए अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार। अब लेते हैं अगला प्रश्न। 11/13 और 12/13 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे? यहाँ सबसे पहले इन परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप लिखेंगे और फिर उसके अनुसार हम दो अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे। 11/13 का दशमलव रूप है 0.846153 846153 और इसी तरह आगे। और 12/13 का दशमलव रूप है 0.923076 923076 इत्यादि। अब हम क्या करेंगे?
क्या हम 0.8 के बाद कोई भी संख्या ले सकते हैं? नहीं, हमें 8 के बाद दूसरी संख्या ऐसी लेनी होगी जो 4 से बड़ी है। तो हम 8 के बाद सीधे 5 या उससे बड़ी संख्या लिखकर एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अगली संख्या इससे काफी बड़ी है। तो मान लीजिए कि हमने एक अपरिमेय संख्या यह ली 0.85230142 इत्यादि, और दूसरी संख्या हम लेते हैं 0.914311 इत्यादि। यह संख्या 0.92 से छोटी है, यानी इन संख्याओं के बीच स्थित है। अब एक ऐसा अंतराल लेते हैं जो बहुत कम या कह लें छोटा अंतराल है। और इस सत्र का आखिरी प्रश्न भी। दी गई इन दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 0.328459 0.328459। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना होगा कि यह दोनों संख्याएं दशमलव के 5 अंक तक समान हैं, यानी यहाँ हमें अपरिमेय संख्या दशमलव के 5 अंक तक वही रखने होंगे, यानी 0.32845। इस भाग को ध्यान से देखें तो तीसरे चरण के बाद हमें फिर वही शेषफल मिल रहा है। इसे और आगे हल करें तो फिर से यह 3 चरणों तक दोहराए जा रहे हैं। और अब अगर भागफल को देखें तो जैसे शेषफल में पुनरावृत्ति हो रही है, वैसे ही भागफल में दशमलव के बाद 037 इस खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या हम इस दशमलव प्रसार को भी अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कह सकते हैं? जी हाँ, और इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 0.037 बार। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि उदाहरण 2 और 3 में क्या अंतर है? उदाहरण 2 में केवल एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन उदाहरण 3 में खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। हमारे लिए गए तीनों उदाहरणों की तुलना करें तो हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में कुछ चरणों के बाद शेषफल या तो 0 हो जाता है या स्वयं की पुनरावृत्ति प्रारंभ कर देता है। शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। जैसे कि उदाहरण 2 में 1 की पुनरावृत्ति हो रही है और भाजक 9 है। उदाहरण 3 में 3 प्रविष्टियां हैं और भाजक 27 है। दोस्तों, हमने अब तक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखा। क्या अपरिमेय संख्याओं को भी इस प्रकार लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। करनी में 2 और करनी में 5 का दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार का है। इन्हें ध्यान से देखें तो यहाँ न तो संख्याएं दोहराई जा रही हैं और न ही खत्म हो रही हैं। ऐसे ही हम अनेक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं और उनका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। लगा हुआ दंड यह दर्शाता है कि यहाँ 5 की पुनरावृत्ति हो रही है और तीसरी संख्या में दशमलव के बाद 847 इस खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए यह दोनों परिमेय संख्याएं हैं। चलिए यह प्रश्न देखते हैं। भिन्नों का दशमलव रूप लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला भिन्न 48/100। इसे हम इस तरह लिखते हैं और अब इसे विस्तृत विभाजन विधि से हल करते हैं। यहां शेषफल 0 हो गया और इसका दशमलव प्रसार है 0.48। इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है, टर्मिनेटिंग। 1/16। इसे भी हल करने पर शेषफल 0 मिल रहा है। इसका दशमलव प्रसार 0.0625 है। इसलिए यह भी एक शांत दशमलव प्रसार है। दोस्तों, तीसरा भिन्न थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। 3 सही 1/6।
6 का गुणा 3 में करके 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 19/6। इसे हल करने पर शेषफल 0 नहीं हो रहा है और 2 चरण के बाद 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव प्रसार 3.1666 मिल रहा है, इसलिए यह प्रसार अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। दोस्तों 29/99 इसे हल करने पर भी शेषफल 0 नहीं हो रहा है। भागफल में 2 9 की पुनरावृत्ति हो रही है और दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार का है 0.292929। इसे हम 0.29 बार लिख सकते हैं। दोस्तों इसे देखकर आप आसानी से कह सकते हैं कि यह प्रसार भी अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। दोस्तों अब तक हमने भिन्न को दशमलव रूप में लिखना सीखा। क्या हम दशमलव रूप वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, चलिए अब हम इस प्रकार के कुछ प्रश्न हल करते हैं। इन संख्याओं को भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए जहां p q पूर्णांक हैं तथा q 0 नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की एक विधि है जो हम अगले कुछ चरणों में देखेंगे। पहली संख्या लेते हैं 0.888। अब इसे x मान लेते हैं। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है या संख्याओं के खंड की। यहाँ एक ही संख्या यानी 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर यह प्राप्त हुआ 8.888 यानी दशमलव 1 कदम दाहिनी ओर चला गया। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 10x बराबर 8 धन 0.888। हमने 0.888 को x माना था, इसलिए यह हो जाएगा 10x बराबर 8 धन x। अब x को बाईं ओर लेंगे तो होगा 10x ऋण x बराबर 8। अब इसे आगे हल करने पर हमें मिला x बराबर 8/9। दोस्तों दूसरी संख्या लेते हैं 0.27। इसे भिन्न के रूप में लिखना बहुत आसान है। यह एक शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ किसी संख्या या संख्याओं के खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ दशमलव के बाद केवल 2 ही संख्या होने के कारण हम 100 से गुणा करके 100 से ही भाग देंगे और अब हमें मिलेगा 27/100 जो इस संख्या का भिन्न रूप है। दोस्तों तीसरी संख्या लेते हैं 2.2424 इत्यादि। अब इसे x मान लेते हैं। इसमें दशमलव के बाद 2 संख्याओं यानी 2, 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहां हम 100 से गुणा करेंगे और इस तरह हल करेंगे। हमें मिला 222/99। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस सत्र में हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित कुछ संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक प्रश्न से। 1/19 को दशमलव रूप में दर्शाइए। यहां हम इसे विस्तृत विभाजन विधि से हल करते हैं। दोस्तों आप भागफल को देखिए। हमें यहां अभी तक कोई संख्या या संख्याओं की पुनरावृत्ति का खंड प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या यह अपरिमेय संख्या है? चलिए इसे अभी और आगे तक हल करते हैं। अब भागफल को ध्यान से देखिए। इसमें 18 संख्याओं के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति प्राप्त हो रही है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि यदि ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप हल कर रहे हो और आपको कई अंकों तक किसी संख्या या खंड की पुनरावृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, तो यह सोचना गलत होगा कि कहीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी ही नहीं।
इस संख्या को हम 1/19 यानी p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसमें कहीं न कहीं संख्या या खंड की पुनरावृत्ति अवश्य प्राप्त होगी। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होते हैं। दोस्तों, क्या यह कथन सही है? इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। π/2 एक भिन्न है। चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका भिन्न भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। आप ऐसा अवश्य कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्याएं नहीं होते। तो दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। पिछले वीडियो में हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार सीख चुके हैं। उसी की सहायता से आज हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप इस संख्या 2.8 का दशमलव प्रसार का प्रकार बता सकते हैं? यह एक शांत दशमलव प्रसार है। चलिए अब हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। 2.8 संख्या रेखा पर 2 और 3 के बीच स्थित है। अब हम 2 और 3 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं, कुछ इस तरह। 10 बराबर भागों में ही क्यों? क्योंकि इससे संख्या तक पहुंचने में काफी आसानी होगी। इसमें पहला चिन्ह 2.1 दर्शाता है, दूसरा 2.2, इसी तरह यह आखिरी 2.9 और संख्या 2.8 यहाँ स्थित है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। संख्या 4.2333 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। हम इसे संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे? चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि यह संख्या रेखा पर 4 और 5 के बीच स्थित है। यह काफी बड़ा भाग है। इस संख्या को उसके सही स्थान पर दर्शाना कठिन होगा। तो चलिए इसे भी 10 बराबर भागों में बांटते हैं। अब यह संख्या 4.2 और 4.3 के बीच स्थित होगी। दोस्तों, क्या हम इस संख्या को संख्या रेखा पर सही से स्थापित कर पा रहे हैं? दशमलव के बाद हम अब तक केवल एक स्थान तक पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो चलिए इस भाग को और बड़ा करते हैं और फिर से 10 बराबर भागों में बांटते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि यह संख्या 4.23 और 4.24 के बीच स्थित है। दोस्तों, इस संख्या के निरूपण की शुद्धता बढ़ाने के लिए 4.23 और 4.24 के बीच के इस भाग को भी 10 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो अब यह संख्या 4.233 और 4.234 के बीच स्थित है। इस प्रक्रिया पर आप ध्यान दीजिए। जैसे जैसे हम संख्याओं के बीच आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही हम 4.233 के अधिकाधिक समीप आते जा रहे हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि भले ही इस संख्या को पूर्णतः संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन इसके अधिकाधिक समीपतम मान को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसलिए संख्या रेखा पर इस प्रकार की किसी भी संख्या का निरूपण इस बात पर निर्भर करता है कि हमें दशमलव के बाद के कितने अंकों तक की संख्या प्राप्त करनी है। हम संख्याओं को सही स्थान पर स्थापित करने के लिए संख्या रेखा को कई बार 10 बराबर भागों में बांट रहे हैं। इसलिए हम इस प्रक्रिया को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। दोस्तों, अब तक हमने केवल परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा। क्या अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। तो क्या हम इन्हें भी उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करके संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जी हाँ, चलिए एक उदाहरण देखते हैं। इस अपरिमेय संख्या 4.10024500611 इत्यादि को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यह संख्या रेखा पर 4.81 और 4.82 के बीच यहाँ कहीं स्थित है। दोस्तों, यहाँ दशमलव के बाद नहीं संख्याएं दोहराई जा रही हैं और ना ही रुक रही हैं।
इसलिए इसका भी हम सटीक मान नहीं, समीपतम मान ही दर्शा सकते हैं। क्या हम बिना दशमलव प्रसार जाने भी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जी हाँ, इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाने का एक तरीका है। चलिए हम करनी में 2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं यह देखते हैं। हमें करनी में 2 कैसे प्राप्त होगा? कोई भी संख्या हमें करनी में कब प्राप्त होती है? जब किसी भी संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग बराबर 2 होगा, तब हमें x बराबर करनी में 2 मिलेगा। दोस्तों, वर्ग, वर्गमूल जैसे शब्द सुनते ही हमें कौन सा नियम याद आता है? पाइथागोरस नियम। यदि यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज ABC लें, जिसमें AB और AC दोनों की लंबाई 1 इकाई हो, तो पाइथागोरस नियम के अनुसार हमें कर्ण AC की लंबाई करनी में 2 प्राप्त होगी। हम जानते हैं कि करनी में 1 का मान 1 होता है और करनी में 4 का मान 2 होता है, यानी करनी में 2 संख्या रेखा पर 1 और 2 के बीच ही स्थित है। इसलिए यदि हम करनी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं, तो त्रिभुज ABC को कुछ इस प्रकार बनाना होगा कि बिंदु A 0 और बिंदु B संख्या 1 पर स्थित हो और बिंदु B से 1 इकाई का लंब खींचेंगे। अब भुजा AC की लंबाई, जो कि करनी में 2 है, प्रकार से मापकर बिंदु A पर रखकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचने पर बिंदु E प्राप्त होगा, जो करनी में 2 के संगत है। तो दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा। अगले वीडियो में हम इस पर कुछ प्रश्न हल करते हुए संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख चुके हैं। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। पहली संख्या ऋण 6.421, यह एक शांत दशमलव है। दोस्तों, ऋण का चिन्ह देखकर घबराएं नहीं। यह संख्या संख्या रेखा पर ऋण 6 और ऋण 7 के बीच स्थित है। हम उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का उपयोग कर संख्या रेखा पर इसे कुछ इस प्रकार दर्शाएंगे। और अब यह ऋण 6.42 और ऋण 6.43 के बीच स्थित है। यहाँ दोस्तों, हमारी दूसरी संख्या 8.34 बार है। प्रश्न के अनुसार इसे दशमलव के 4 अंकों तक संख्या रेखा पर दर्शाना है। यह एक अनवसानी आवर्ती है, यानी अशांत दशमलव। क्या हम यहाँ भी उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? जी हाँ, आप इस प्रश्न को खुद हल करने का प्रयास करें। यह संख्या 8.3434 और 8.3435 के बीच स्थित होगी। दोस्तों, चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। क्या आप करनी में 3 और करनी में 5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? पिछले वीडियो में हमने करनी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा था। चलिए उसी की सहायता लेते हुए करनी में 3 और करनी में 5 को यानी √3 और √5 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। यहाँ बिंदु E करनी में 2 के संगत है। यहाँ रेखा AC पर एक लंब यानी परपेंडिकुलर खींचिए और प्रकार में 1 इकाई लंबाई मापकर बिंदु C से लंब पर एक चाप खींचिए, जो उसे F पर काटता हो। और अब केंद्र बिंदु A और F को मिलाने वाली एक रेखा खींचिए। यहाँ ध्यान दीजिए, हमें एक समकोण त्रिभुज ACF मिला, जिसमें AC की लंबाई करनी में 2 है और CF की लंबाई 1 है। पाइथागोरस का नियम का उपयोग करने पर हमें AF करनी में 3 मिला। प्रकार में AF की लंबाई मापकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचिए, जो उसे बिंदु G पर काटता है और यही बिंदु करनी में 3 के संगत है, यानी उससे मेल खाता है। दोस्तों, करनी में 4 को भी हम इस प्रक्रिया द्वारा दर्शा सकते हैं। इस तरह इसमें संख्या रेखा पर हमें बिंदु 2 मिलेगा, क्योंकि करनी में 4 का मान 2 होता है।
अब यहाँ करनी में 5 को दर्शाने के लिए रेखा AH पर एक लंब खींचिए और प्रकार में 1 इकाई लंबाई मापकर उस पर एक चाप खींचिए जो बिंदु J पर काटता है। अब यहाँ बिंदु A और J को मिलाने पर हमें एक समकोण त्रिभुज AHJ मिला। यहाँ त्रिभुज AHJ में पाइथागोरस नियम का उपयोग करें तो यहाँ AJ का मान करनी में 5 मिला। अब उसकी लंबाई प्रकार में मापकर प्रकार को केंद्र बिंदु A पर रखकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचिए जो उसे बिंदु K पर काटता है। दोस्तों, बिंदु K करनी में 5 के संगत है। आपने यह ध्यान दिया होगा कि इस प्रक्रिया में हमें एक ऐसी रचना प्राप्त हो रही है और इसे ही हम वर्गमूल सर्पिल यानी स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं। दोस्तों, अब तक हमने केवल करनी में n, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, उसी को ही संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा। तो क्या हम करनी में a, जहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसे भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जी हाँ, चलिए इस पर भी एक प्रश्न हल करते हैं। करनी में 4.5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। दोस्तों, एक रेखा पर बिंदु A और B इस प्रकार लीजिए कि A और B के बीच की दूरी 4.5 हो और अब बिंदु B से 1 इकाई की दूरी पर बिंदु C लीजिए कुछ इस प्रकार। अब रेखा AC का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, AB धन BC बटे 2। यह मिला मध्य बिंदु O। अब प्रकार की सहायता से बिंदु O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाइए। रेखा AC पर एक लंब खींचिए जो बिंदु B से होकर अर्धवृत्त को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती हो। दोस्तों, यहाँ O और D को मिलाने पर हमें एक समकोण त्रिभुज OBD मिला। हमें पता है कि AB की लंबाई 4.5 और OA की लंबाई 2.75 है। OB की लंबाई 1.75 होगी। त्रिभुज OBD में अब हम पाइथागोरस नियम का उपयोग करके BD का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें BD करनी में 4.5 मिला। अब यदि हमें इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हमें बिंदु B को 0, C को 1 और BD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचना होगा कुछ इस तरह। हमें संख्या रेखा पर मिलने वाला बिंदु करनी में 4.5 के संगत है। इसी तरह हम किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स कहते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं कि आप कोई भी एक संख्या लीजिए, दोस्तों, मैं भले ही ऐसा नहीं कह सकता हूं कि आपके द्वारा सोची गई संख्या प्राकृतिक संख्या ही होगी या पूर्णांक होगी या फिर कोई भी दशमलव संख्या या भिन्न, लेकिन मैं यह अवश्य कह सकता हूं कि आपने एक वास्तविक संख्या ही सोची होगी। इसका अर्थ यह है कि हम जिस भी संख्या को सोच सकते हैं या हमारे मन में जो संख्याएं आती हैं वह सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों, बताइए कि क्या संख्या रेखा पर यह बिंदु किसी संख्या को निरूपित करता है? जी हाँ, हम भले ही यह नहीं कह सकते कि यह बिंदु परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि यह बिंदु एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है और इस संख्या रेखा पर स्थित हर एक बिंदु एक अद्वितीय संख्या को निरूपित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.3 और 4.3 बार यह दोनों बिंदु संख्या रेखा पर एक ही स्थान दर्शाते हैं। दोस्तों, बताइए कि क्या यह कथन सही है? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन 4.3 यह एक शांत दशमलव है
इसलिए 4.3 को हम पूर्णतः संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शा सकते हैं। लेकिन 4.3 बार यह एक अशांत दशमलव है। यहाँ दशमलव के बाद 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 4.3 बार यह बिंदु संख्या रेखा पर 4.3 और 4.4 के बीच स्थित होगा। यानी यह दोनों संख्याएं अलग अलग स्थान को दर्शाती हैं। दिया हुआ कथन गलत है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम उन्हीं सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल कर हर का परिमेयकरण यानी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सीखेंगे। तो चलिए मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। संख्या 1.231 को 2 से भाग देना आसान है या 2 को 1.231 से? आप वीडियो पॉज करके भाग देकर देख सकते हैं कि कौन सा भाग आसान है। 2 से भाग देने के लिए हमें बस 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 2 ही नहीं बल्कि किसी भी पूर्ण संख्या 5, 12, 35, 6 इन सब से भाग देना आसान है। वैसे ही जब हम किसी भी संख्या को 1.231 से या किसी भी दशमलव अंक से भाग देते हैं तो उसका पहाड़ा पढ़ना या उसके गुणनफल ज्ञात करना एक बहुत ही कठिन काम होगा। दोस्तों, यहाँ 1.231 और 2 दोनों ही एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि यहाँ अगर हर के स्थान पर कोई अपरिमेय संख्या होती, जैसे 1 को करनी में 3 से भाग देना होता, तो यह कार्य कितना कठिन होता। लेकिन अगर 1/3 में करनी में 3 से गुणा और भाग दें तो वह कुछ ऐसा दिखेगा, करनी में 3/3। और हम देख चुके हैं कि इस प्रकार के भाग को हल करना काफी आसान होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि करनी में 3 से गुणा और भाग करके हमने भिन्न का मान बदल दिया है, तो इस बात का ध्यान रखें कि करनी में 3/करनी में 3 का मान 1 होता है और किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर फिर वही संख्या प्राप्त होती है। यानी इस भिन्न का मान बदला नहीं है। तो दोस्तों, अब तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि यदि किसी भी भिन्न में हर एक अपरिमेय संख्या है तो उस प्रकार के भाग को हल करना अधिक कठिन होता है। लेकिन अगर हम हर को परिमेय संख्या में बदल दें तो वही भाग हल करना आसान हो जाता है। और किसी भी भिन्न के हर को अपरिमेय से परिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया को हर का परिमेयकरण कहते हैं। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। 3/करनी में 7 इस भिन्न के हर का परिमेयकरण करें। यहाँ हम अंश तथा हर में करनी में 7 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3 करनी में 7/7, यानी हर अब परिमेय संख्या में बदल चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने भिन्न के हर के परिमेयकरण पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भिन्न के हर के परिमेयकरण यानी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पर चर्चा की। आज उसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए भिन्नों के हरों का परिमेयकरण कीजिए। दोस्तों, हमें बस यह ध्यान रखना है कि हर में ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि हर अपरिमेय से परिमेय में बदल जाए। और यह कोई कठिन काम नहीं है। हर में लिखी संख्या और सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करके यह काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। पहला प्रश्न लेते हैं। 11/3 करनी में 6। यहाँ अंश और हर दोनों में करनी में 6 से गुणा करेंगे तो हमें अंश में मिलेगा 11 करनी में 6 और हर हो जाएगा 3 × 6 यानी 18। और अब वह भिन्न होगा 11 करनी में 6/18। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अब हर एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ अंश और हर दोनों में 3 करनी में 6 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन बस अंतर इतना होगा कि गणना के कुछ चरण बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
1 बटे करनी में 2 धन 3। यहाँ पर हम अंश और हर में करनी में 2 ऋण 3 से गुणा करेंगे, जो इस सर्व समीका के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अंश में 1 से गुणा होकर फिर वही संख्या मिलेगी और हर हो जाएगा करनी में 2 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, 2 ऋण 9 बराबर ऋण 7। यानी अपरिमेयकरण के बाद वह संख्या होगी करनी में 2 ऋण 3 बटे ऋण 7। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 बटे 8 ऋण 5 करनी में 3। यह प्रश्न भले ही देखने में पिछले प्रश्न से अलग हो, लेकिन यहाँ भी हम उसी सर्व समीका का इस्तेमाल करेंगे और अंश तथा हर को 8 धन 5 करनी में 3 से गुणा करेंगे। दोस्तों, हमें बस इस बात पर ध्यान देना है कि अगर हर a धन करनी में b के रूप में है तो a ऋण करनी में b से गुणा करेंगे, और अगर a ऋण करनी में b के रूप में है तो a धन करनी में b से। यहाँ अंश में 7 का गुणा इन दोनों संख्याओं से होगा। 7 गुणे 8 धन 7 गुणे 5 करनी में 3, और हमें मिलेगा 56 धन 35 करनी में 3, और हर में मिलेगा 8 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग गुणे 3, जो होगा 64 ऋण 25 गुणे 3, यानी 64 ऋण 75, जो होगा ऋण 11। तो यहाँ हर का परिमेयकरण हुआ और अब भिन्न है 56 धन 35 करनी में 3 बटे ऋण 11। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और अब लेते हैं आखिरी प्रश्न। करनी में 2 बटे करनी में 5 ऋण करनी में 2। दोस्तों, अब तक के प्रश्नों में हमारे अंश में परिमेय संख्या ही थी। यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें केवल हर की ओर ध्यान देना है। और यहाँ हर किस रूप में है? करनी में a ऋण करनी में b। अब आप बताइए कि यहाँ हम किस सर्व समीका का उपयोग करेंगे? जी हाँ, यहाँ हम उपयोग करेंगे इस सर्व समीका का। करनी में a धन करनी में b गुणे करनी में a ऋण करनी में b, जो होगा a ऋण b। आप वीडियो पॉज करके इसे हल करने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का जवाब कुछ इस प्रकार मिलेगा। तो दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने हर के परिमेयकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने भिन्न के हर के परिमेयकरण पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया। आज हम उसी के कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए भिन्नों के हरों का परिमेयकरण कीजिए। चलिए बताइए कि पहले प्रश्न के लिए हम किस सर्व समीका का इस्तेमाल करेंगे। आप वीडियो पॉज करके इसका जवाब सोच सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए हम बिना किसी सर्व समीका का इस्तेमाल किए ही इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ हर में दोनों संख्याओं में करनी में 2 है, तो यह जुड़कर हो जाएगी 4 करनी में 2। और चूंकि अंश में भी करनी में 2 है, इसलिए अंश और हर में से करनी में 2 कटकर यह भिन्न होगा 1/4। चलिए बताइए कि अगले प्रश्न में हम किस सर्व समीका का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हर करनी में m धन n है, तो क्या अंश और हर में करनी में m ऋण n से गुणा करेंगे? जी नहीं, यह दोनों संख्याएं एक ही करनी में है, यानी हम फिर से उसी संख्या या करनी के उसी रूप से गुणा करेंगे, अर्थात करनी में m धन n से गुणा करेंगे। हमें मिलेगा करनी में m धन n बटे m धन n। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस सत्र में हमने हर के परिमेयकरण से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं का प्रयोग कर कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दी गई संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानिए। दोस्तों, पहली संख्या में करनी में 11, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। उसमें 7 जोड़ने पर भी उसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती ही होगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी संख्या है पाई बटे 3।
हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। 3 से भाग देने पर भी यह अनवसानी अनावर्ती ही होगा, यानी यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तीसरी संख्या में करनी में 3 यह अपरिमेय संख्या है, परंतु यहाँ अंश और हर दोनों में करनी में 3 है जो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमें 11/2 मिला। यह एक परिमेय संख्या है। अब आखिरी संख्या लेते हैं। यहाँ 2 करनी में 5 में से करनी में 5 घटाने पर हमें मिला करनी में 5 और यह एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन व्यंजकों को सरल कीजिए। दोस्तों पहला व्यंजक देखिए, यह a धन करनी में b गुणे a ऋण करनी में b के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ a है 8 और b है 23। तो चलिए इस सर्वसमीका a धन करनी में b गुणे a ऋण करनी में b बराबर a का वर्ग ऋण b का उपयोग कर हम इसे हल करते हैं। हल करने पर उत्तर मिला 41। दोस्तों अब दूसरा व्यंजक देखिए। यह सर्वसमीका करनी में a धन करनी में b के वर्ग के रूप में है। यहाँ a है 2 और b है 3। इस सर्वसमीका का उपयोग कर हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब लेते हैं अगला व्यंजक, 6 धन करनी में 5 गुणे 2 धन करनी में 3। इस व्यंजक में हम सर्वसमीका करनी में a धन करनी में b गुणे करनी में c धन करनी में d बराबर करनी में ac धन करनी में ad धन करनी में bc धन करनी में bd का उपयोग करेंगे। यहाँ a है 6, b है 5, c है 2 और d है 3। यह बहुत आसान है। आप वीडियो पॉज करके इसे खुद हल करने का प्रयास करें और देखें कि आपको यही उत्तर प्राप्त हो रहा है या नहीं। अब लेते हैं आखिरी व्यंजक। यह सर्वसमीका करनी में a धन करनी में b गुणे करनी में a ऋण करनी में b के रूप में है। इसे आप खुद हल करें। तो दोस्तों आज के सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं का प्रयोग कर कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले। स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोस्तों विकल्प ए को देखिए। यहाँ करनी में a गुणे b बराबर करनी में a गुणे करनी में b, इस नियम का उपयोग किया गया है। अब हम इनका मान निकालकर निरीक्षण करते हैं। यहाँ करनी में 15 का मान करनी में 5 गुणे करनी में 3 के बराबर है, इसलिए यह विकल्प सही है। अब विकल्प बी को देखिए। यहाँ इस नियम का उपयोग करेंगे, जहाँ a 5 है और b 3 है। हम करनी में 5/3 और करनी में 5 करनी में 3 का मान निकाल कर देखते हैं। दोनों के मान बराबर हैं, यानी यह विकल्प भी सही है। विकल्प सी में भी हम यही प्रक्रिया दोहराते हैं और मान निकालकर निरीक्षण करते हैं। आप देख सकते हैं कि करनी में 8 का मान करनी में 5 धन करनी में 3 के मान के बराबर नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है। अब चौथे और आखिरी विकल्प को देखिए। यहां भी करनी में 2 का मान करनी में 5 ऋण करनी में 3 के मान के बराबर नहीं है, यानी यह विकल्प भी गलत है। वास्तविक संख्याएं जोड़, घटाना, गुणा और भाग इन सभी संक्रियाओं के सापेक्ष समृद्ध होती हैं। दोस्तों क्या यह कथन सत्य है? हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध गुणधर्म पढ़ चुके हैं। चलिए अब वास्तविक संख्याओं के समृद्ध गुणधर्म को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। यह रही 2 वास्तविक संख्याएं और इन्हें जोड़ने पर मिली संख्या भी वास्तविक संख्या है। इस तरह से 2 वास्तविक संख्याओं को घटाने और गुणा करने पर भी हमें वास्तविक संख्या ही मिल रही है। चलिए अब भाग देकर देखते हैं। 2 और 6 दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। भाग देने पर मिली संख्या 1/3 भी वास्तविक संख्या ही है। दोस्तों यदि हम 2 के स्थान पर 0 लें और उसे 6 से भाग दें तो हमें 0 मिलेगा, जो कि एक वास्तविक संख्या ही है। लेकिन यदि हम 6 के स्थान पर 0 लें
और 2 को 0 से भाग दें तो हमें मिली यह संख्या अपरिभाषित है, यानी यहाँ हमें वास्तविक संख्या नहीं मिली। तो क्या दिया हुआ कथन सही है? आप इस पर विचार कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस सत्र में हमने वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। सिस्टम्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम पिछली कक्षाओं में प्राकृतिक संख्याओं के लिए घातांक नियम का अध्ययन कर चुके हैं। चलिए इसे एक बार दोहराते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ a और b को आधार यानी बेस, n और m को घातांक यानी एक्सपोनेंट्स कहते हैं। पहले नियम में a घात m और a घात n दोनों संख्याओं का गुणा है और आधार समान है, इसलिए यहाँ दोनों की घात जुड़ जाती है। दूसरे नियम में कोष्टक के अंदर वाली घात m का बाहर वाली घात n से गुणा करके इस तरह लिखा है और यहाँ भाग यानी a घात m बटे a घात n है, इसलिए यह a घात m ऋण n हो गया है। और आखिरी वाले नियम में आधार अलग अलग हैं, परंतु घातांक समान है, इसलिए इन दोनों का गुणा कर घात को इस तरह लिख सकते हैं। दोस्तों, आपने तीसरे नियम पर ध्यान दिया? यहाँ एक शर्त दी हुई है कि m n से बड़ा होना चाहिए। चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। 2 घात 4 बटे 2 घात 2। यहाँ m का मान 4 है और n का मान 2, यानी m n से बड़ा है। यदि यहाँ इस नियम का उपयोग करें तो हम इसे 2 घात 4 ऋण 2 इस तरह लिखेंगे। हमें यहाँ 2 घात 2 मिला, यानी घात में एक धनात्मक संख्या मिली। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि m n से छोटा हुआ तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। यदि इसी उदाहरण में 4 के स्थान पर 0 हुआ तो m n से छोटा हो जाएगा। यहाँ 2 की घात ऋण 2 मिली, यानी घात में एक ऋणात्मक संख्या मिली। हम जानते हैं कि a की घात 0 1 के बराबर होती है। यदि इस नियम में हम a घात m के स्थान पर a घात 0 रखें तो हमें a घात ऋण n 1 बटे a घात n प्राप्त होगा। अब हम ऋणात्मक घातों के लिए भी इन नियमों का उपयोग कर सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। हम पहले नियम का उपयोग करें तो इसे 2 घात ऋण 4 धन ऋण 2 यानी 2 घात ऋण 6 इस तरह लिख सकते हैं। दूसरे उदाहरण में हम दूसरे नियम का उपयोग करेंगे। इसमें m 2 है और n ऋण 4, इसलिए हम दोनों घातों का गुणा कर इसे 2 घाते ऋण 8 इस तरह लिखेंगे। और इसमें हमने तीसरे नियम का उपयोग किया तो यहाँ 2 घाते ऋण 6 मिला। इस उदाहरण में हमने इस नियम का उपयोग कर 2 का 3 से गुणा किया और इसे इस तरह लिखा। यदि हमारे पास इस तरह की संख्याएं यानी आधार वास्तविक संख्या और घातांक का परिमेय संख्या हो तो क्या हम यहाँ भी इन नियमों का प्रयोग कर सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, यदि कोई संख्या वर्गमूल यानी इस तरह करनी में 2 दी हो तो इसका अर्थ है कि उसके घात में 1/2 है। और घनमूल यानी इस तरह करनी में दिया हो तो इसे 2 घात 1/3 इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसी तरह यदि n करनी में a हुआ तो यहाँ हम यह कह सकते हैं कि a की घात में 1/n है। दोस्तों, ध्यान दें, यहाँ a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। घातांकों की भाषा में हम इसे इस तरह परिभाषित करते हैं। अब आप इस संख्या को देखिए, 9 घात 3/2। हम इसे 2 विधियों से लिख सकते हैं। पहली विधि में इसके घात में 3/2 है, यानी कोष्टक में 9 की घात 1/2 फिर पूरे की घात में 3। 9 की घात में 1/2 यानी 9 का वर्गमूल, यह 3 होगा, फिर 3 की घात 3। अब हमें 27 मिला। और दूसरी विधि में पहले आधार का घन करेंगे, फिर पूरे की घात में 1/2, तो 9 का घन होगा 729 और इसकी घात 1/2 यानी करनी में 729 बराबर होगा 27 के। यदि किसी वास्तविक संख्या की घात भिन्न के रूप में है और यदि उसी भिन्न को और सरल किया जा सकता है
तो गणना को आसान करने के लिए उस भिन्न को उसके सरलतम रूप में लिखना चाहिए। जैसे कि इस उदाहरण में तो हम 6/9 को 3 से भाग देंगे और हमें मिला 2/3। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यदि a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा m और n ऐसी पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और n 0 से बड़ा है, तब a की घात m/n को हम कोष्टक में n करनी में a पूरे की घात m या फिर n करनी में a की घात m इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम विस्तृत घातांक नियम को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। यदि a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्याएं हैं तो यह नियम कुछ इस तरह होंगे। यहाँ नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी यह उसी प्रकार लागू किए जाएंगे जिस प्रकार हम प्राकृतिक संख्याओं के लिए करते हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स पर चर्चा की। मिलते हैं अगले नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में। आपका स्वागत है। आज हम घातांक के नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। इन सभी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पहली संख्या में 1.96 घात 1/2 है, यानी यहाँ हमें 1.96 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसे हम इस तरह करनी में लिखेंगे। पिछली कक्षा में हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीख चुके हैं। हम इसे इस तरह हल करेंगे। यह रहा इसका वर्गमूल 1.4। इस दूसरी संख्या में हमें घन मूल ज्ञात करना है। इसे हम करनी में इस तरह लिखते हैं और इस प्रकार इसका मान हमें 3 मिला। यहाँ 25 की घात 3/2 है। इसे हम कोष्टक में 25 की घात 1/2 फिर पूरे की घात में 3 इस तरह लिखेंगे। 25 की घात 1/2 यानी 25 का वर्गमूल। अब हमें मिला 5 घात 3 यानी 5 का घन जो होगा 125। दोस्तों, आप इसे इस तरह लिखकर पहले घन और फिर वर्गमूल ज्ञात करके भी हल कर सकते हैं। अब तक की संख्याओं की घात धनात्मक संख्याएं थी, लेकिन यहाँ 81 की घात में ऋण 1/4 है। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 81 घात 1/4 यानी 81 का चौथा मूल। इसे इस तरह लिखेंगे और अब हमें 3 की घात ऋण 1 मिला। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। दोस्तों, हम इसे घातांक नियम का उपयोग कर इस तरह भी सरल कर सकते हैं। दोनों ही जगह हमें उत्तर मिलेगा 1/3। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न में घातांक नियमों का उपयोग कर कुछ प्रश्नों को सरल करते हैं। इसे देखिए, इसमें आधार समान है और घातांक अलग अलग हैं। यहाँ हम घातांक के इस नियम का उपयोग करेंगे। यहाँ a है 1.6, p है 5/2 और q 3/2। अब इसे 1.6 घात 5/2 धन 3/2 लिखेंगे। हमें मिला 1.6 घात 8/2। इसे 1.6 घात 4 भी लिख सकते हैं। दूसरी संख्या। दोस्तों, इसे सरल करना काफी आसान है। यहाँ हम घातांक के इस नियम का उपयोग करेंगे। यहाँ a 9 है और p 1/3 और q 5 है। अब यह कुछ इस तरह होगा 9 घात 5/3। इसे देखिए, इसमें भी आधार समान है और घातांक अलग अलग, इसलिए इसे हम घातांक के इस नियम का उपयोग कर सरल करेंगे। तो अब इसे 5 घाते 1/2 ऋण 3/5 लिख सकते हैं और 1/2 में से 3/5 को घटाने पर हमें मिला ऋण 1/10। तो अंत में 5 घात 1/2 बटे 5 घात 3/5 को हम 5 घात ऋण 1/10 भी लिख सकते हैं। अब आखिरी संख्या को देखिए। इसमें आधार अलग अलग है और घातांक समान है। यहाँ हम घातांक के इस नियम का उपयोग करेंगे। यहाँ a है 3, b है 5 और p है 11/3। हमें मिला 3 × 5 घात 11/3। इसे 15 घात 11/3 इस तरह भी लिख सकते हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही।
आज हमने घातांक के नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स पर कुछ प्रश्नों को हल किए। अब मिलते हैं। आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बताइए इनमें से कौन से विकल्प सही हैं? दोस्तों, पहले विकल्प को देखिए। इसमें दाएं पक्ष में ऋण 2 की घात 2 यानी यहाँ केवल 2 का वर्ग है, इसलिए इसका मान ऋण 4 होगा। बाएं पक्ष में कोष्ठक में ऋण 2 की घात 2 है यानी ऋण 2 का वर्ग है, इसलिए इसका मान 4 होगा। यहाँ दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है। अब दूसरे विकल्प पर आते हैं। इसमें दाएं पक्ष में ऋण 2 की घात 3 है, यहाँ केवल 2 का घन है और इसका मान ऋण 8 है। बाएं पक्ष में कोष्ठक में ऋण 2 की घात 3 है और इसका भी मान ऋण 8 है, यानी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए यह विकल्प सही है। तीसरे विकल्प में इसमें दाएं पक्ष में ऋण 2 की घात 4 है, इसका मान ऋण 16 है, लेकिन बाएं पक्ष में कोष्ठक में 2 की घात 4 है और इसका मान 16 है। यहाँ दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है। चौथे और आखिरी विकल्प को देखिए। इसमें दाएं पक्ष में ऋण 2 की घात 5 है और इसका मान ऋण 32 है। बाएं पक्ष में कोष्ठक में ऋण 2 की घात 5 है और इसका मान भी ऋण 32 है, यानी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए यह विकल्प सही है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ वही 2 विकल्प सही हैं जिनके घात में एक विषम संख्या है। भले ही हमने यह प्रतिरूप कुछ उदाहरणों से प्राप्त किया, लेकिन यह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य है जिसके घात में विषम संख्या हो। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न देखते हैं। इसे सरल कीजिए। दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्या हम यहाँ घातांक के किसी नियम का उपयोग कर सकते हैं? यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ हम घातांक के इस नियम का उपयोग करेंगे, तो यह गलत है। यदि प्रश्न में यहाँ गुणा का चिन्ह होता, तो हम इसमें इस नियम का उपयोग कर सकते थे। प्रश्न में यहाँ धन का चिन्ह है, इसलिए इसे सरल करने के लिए हम घातांक के नियम का उपयोग नहीं कर सकते। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। 8 का घन मूल 2 है और 8 का वर्गमूल 2 करनी में 2 है। इसे हम 2 कोष्ठक में 1 धन करनी में 2 इस तरह लिख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की संख्याओं के बीच जब गुणा और भाग का चिन्ह हो, तो ही हम घातांक के नियमों का उपयोग कर सकते हैं, धन या ऋण का चिन्ह होने पर नहीं। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स